किसी भी टीचिंग ज्ञान में सबसे आसान सेक्शन होता है अपठित गद्यांश और पद्यांश, जिसमें पूरे के पूरे मार्क्स लाए जा सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, बड़े पैराग्राफ या कम टाइम की वजह से छूट जाते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओकेसी होम पे। आज से हम लोग ये वीडियो का थर्ड पार्ट है, एमपीटेड प्रीवियस ईयर की वीडियो को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। और इसमें एक गद्यांश और एक पद्यांश होता है, जिसमें 15-15 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसका हम लोग डिटेल में देखते हैं कि किस प्रकार से ये लोग पूछ रखे हैं पिछले सालों में। सबसे पहले इस जो आपको देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है गद्यांश, उसका हम लोग अर्थ पढ़ेंगे। उसके बाद इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करना, इस तरह की वीडियो को आपको आप तक आसानी से पहुंच सके। चलो शुरू करते हैं, इस गद्यांश को पढ़ते हैं। देखो इस पैराग्राफ में जो कवि है, ये पैराग्राफ जो लिया गया है, तो आपके कौसानी शहर के बारे में कवि वर्णन कर रहे हैं, उसका मार्मिक वर्णन कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं किस प्रकार से वो बदलाव आ रहा है या उसकी क्या विशेषता है, क्या घाटी यहाँ पर, उसमें जो भी सारी चीजें हैं सब एक यात्रा वर्णन के रूप में कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो ये जो पैराग्राफ स्टार्ट होता है कोसी से, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडौल पत्थरों पर कलकल करती हुई कोसी, किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी, हरी भरी। एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी डाक खाने, चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाली नदी नालों पर बने हुए पुल। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी। चीड़ का वृक्ष होता है, तो उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकरीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चल रही थी। रास्ता सुहावना था और उस पर थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमें भी तंद्रालस बना रहा था, मतलब आलस से युक्त कर रहा था। पर ज्यों ज्यों बस आगे बढ़ रही थी, हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। अब तो हम लोग कौसानी के नजदीक हैं। कोसी से 18 मील चले आए, कौसानी सिर्फ 6 मील बचा हुआ है। कोसी से कभी चल रहे हैं और रास्ता की जितने भी चीज वर्णन देख रहे हैं उसको वर्णन कर रहे हैं, किस प्रकार के पेड़ हैं और वहाँ पे डाक खाने, चाय खाने, जो भी है। अब कौसानी 6 मील बचा हुआ है, आगे करते हैं। देखो, पर कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य, वह जादू जो कौसानी के बारे में सुना जाता था। आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कौसानी ने अधिक मुहा है। गांधी जी ने यही अनासक्त योग लिखा था और कहा था कि स्विट्जरलैंड का आभास कौसानी में ही होता है। ये नदी घाटी, खेत, गांव सुंदर हैं, किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं है। हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से भी व्यक्त भी करने लगे। शुक्ल जी कवि के साथ एक उनके साथी थे, जो कि उसी बस में सवार थे और चल रहे थे उनके साथ, उसी के साथ वर्णन कर रहे हैं ये कवि। और ज्यों ज्यों कौसानी नजदीक आता गया, त्यों त्यों अधैर्य, फिर असंतोष और अंत में क्षोभ से हमारे चेहरे पर झलक आया। यानी कब वहां पे थोड़ा सा निराश भी हो रहे हैं कौसानी को देख करके। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी, यानी उनके जो साथी बैठे थे उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, हमारी इन भावनाओं पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। सहसा बस ने एक बहुत लंबा मोड़ लिया और ढाल पर चढ़ने लगी, यानी घाटी पे चढ़ने लगी। तो इस तरह से ये पैराग्राफ था, यानी कवि ने कोसी से चले कौसानी के लिए, तो बीच में जो भी पड़ा उसके बारे में थोड़ा सा बताते गए, मार्मिकता से वर्णन कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे की पैराग्राफ को। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है, उस पर बिल्कुल शिखर पर कौसानी बसा हुआ है। कौसानी कहाँ पे बसा हुआ है? सोमेश्वर के घाटी के उत्तर में जो पर्वतमाला है, ऊंची पर्वतमाला है, उसके बिल्कुल शिखर पे यह बता रहे हैं कवि कौसानी के बारे में। ठीक है, कौसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है। कौसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव और बर्फ का तो कहीं नाम निशान नहीं। बिल्कुल ठगे गए हम लोग। कितना खिन्न था मैं, कितना वो कवि वहां पे निराश हो रहे हैं। अन्न खाते हुए बस से उतरा कि जहां था वहीं पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध खड़ा रह गया। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। इस कौसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह जो कल्यूर की रंग की बिरंगी घाटी छिपा रही है, इसमें किन्नर और यक्षी तो वास करते होंगे,
50 मील चौड़ी यह घाटी, हरे मखमली कालीन जैसे खेत, सुंदर गेरू की शिलाएं काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे सफेद सफेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर आपस में उलझा जाने वाली बेले की लड़ियां सी नदियां। मन में बेसाख्ता यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूं, आंखों से लगा लूं। यानी कवि को वहां पे बेलों की लड़ियां काफी पसंद आई, सुंदर लगी, और उसका कितना मार्मिकता से यहाँ पे वर्णन किए हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अकस्मात हम एक दूसरे लोक में चले आए थे, इतना सुकुमार, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ और इतना कलंक लगा कि इस धरती पर तो जूते उतार कर, पांव पोंछ कर आगे बढ़ना चाहिए। तो आपने देखा इस तरह से ये पैराग्राफ आपका दिया हुआ था। कवि बेसिकली यात्रा का वर्णन कर रहे हैं और कौसानी के बारे में बता रहे हैं। सोमेश्वर की घाटी, ये आप लोग अगर देखेंगे अपने गूगल मैप में तो आपको उत्तराखंड में मिलेगा ये शहर, और उसी के बारे में कवि वर्णन कर रहे हैं। बहुत ही मार्मिकता से यहाँ पे ये वर्णन किए हुए हैं। अब हम लोग यहाँ पे इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगर आप लोग नहीं ध्यान से देख पाए या फिर इस पैराग्राफ में कहीं छूटा हो तो वीडियो को पॉज करके आराम से पैराग्राफ पढ़ सकते हो। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन जो करते हैं उसको देख लेना आसानी से, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चंस यहाँ पे जो दिए हुए, पहला क्वेश्चन इस पैराग्राफ के माध्यम से क्या दिया हुआ है, देखो पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम लोग नीचे कर रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ कहाँ से बस चलने के बाद रास्ते के दृश्य बदलने लगे। यानी बस कहाँ से चली जिसके चलने से रास्ते के दृश्य बदलने लगे। तो रानीखेत से, हिमालय से, कौसानी से, कोसी से। काफी आसान क्वेश्चन पूछा है इस पैराग्राफ का। देखो बस कहाँ से चल रही, इस पैराग्राफ में कहाँ दिया हुआ है, सबसे ऊपर सबसे पहली लाइन में ही दिया है, कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। तो बस कहाँ से चल रही है, कोसी से। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, पैराग्राफ सेम है बिल्कुल, क्वेश्चंस बस डिफरेंस है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गांधी जी को कौसानी में किस देश जैसा एहसास होता था, दक्षिण अफ्रीका, ग्रेट ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड या रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड जैसा है। पैराग्राफ में कहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा, गांधी जी ने यही अनासक्त योग लिखा था और कहा था कि स्विट्जरलैंड का आभास कौसानी में ही होता है। तो इस तरह से कौसानी के बारे में वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे पैराग्राफ में दिया हुआ था, सीधे आप लोग ढूंढ के सीधे एक नंबर, कितना आसान था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 में देखो, गांधी जी ने कहाँ पर अनासक्त योग लिखा था। क्वेश्चन वहीं से रिपीट किया जहां से पिछला क्वेश्चन था, गुजरात, कौसानी, कश्मीर, स्विट्जरलैंड। इसका आंसर हो जाएगा कौसानी, ठीक है। चूंकि पैराग्राफ में कौसानी की बात की रही है और दिया कहाँ पे है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, उन्हें कौसानी ने अधिक मोहा। गांधी जी ने यही अनासक्त योग लिखा था और कहा था स्विट्जरलैंड का आभास कौसानी में ही होता है, यानी कौसानी में ही अनासक्त योग लिखा था। यही पूछा था आपके क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। कल्यूर की रंग बिरंगी घाटी में कौन वास करते होंगे। तो ये पैराग्राफ में कहाँ पे दिया गया है, साथ ही ये भी जो आंसर पूछ रहा है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा किन्नर और यक्ष। कल्लूर की रंग बिरंगी घाटी में कौन वास करते होंगे, किन्नर और यक्ष। कहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो ये पैराग्राफ में दिया हुआ है, इस कौसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह जो कल्लूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रही है। किस रंग की, कल्लूर की रंग बिरंगी घाटी। तो यही पूछा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 5 की ओर। बर्फ वह देखो चिल्लाकर किसने कहा। क्योंकि ये पैराग्राफ किसी एक बड़े गद्यांश का एक छोटा सा पैराग्राफ है, तो शायद ये क्वेश्चन जो है आपके पूरे पैराग्राफ में हो। इसमें कहीं पे ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला है, लेकिन मैं दावा नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसका वर्णन है, छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव और बर्फ का तो कहीं नाम निशान नहीं। इस पैराग्राफ में हमें यही मिला। अगर आप लोग पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ते हो, साथ में कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कहाँ पे लिखा हुआ है या फिर कुछ ऐसा था। लेकिन इसको हम लोग मीनिंग के आधार पे ही बता सकते हैं, क्योंकि ये पूरा पैराग्राफ का एक सेक्शन है, एक पार्ट है। तो इसका आंसर लेखक ने, ठीक है। बर्फ वह देखो चिल्लाकर किसने कहा, ये यहाँ पे इस पैराग्राफ में कहीं पे डायरेक्टली वर्णन नहीं है। तो इस तरह से हम लोग, अब चूंकि लेखक ने ही सबकी बात की है, पैराग्राफ की रचना की है, इसकी यात्रा वर्णन का विस्तृत वर्णन कर रहे हैं, तो इस बारे में हम लोग यहाँ पे लेखक ही लगाएंगे, क्योंकि शुक्ल जी उनके साथी थे और बाकी अन्य 2 ऑप्शन जो हैं तो वो बिल्कुल गलत है।
ठीक है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा लेखक ने। बर्फ वह देखो चिल्लाकर किसने कहा? लेखक ने। तो इस तरह से भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो उसमें चूंकि आपको फाइनल एक नंबर प्राप्त करना है तो सही करना ही होगा किसी भी तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कौसानी ने अधिक मोहा है, लेखक ने से ऐसा किसने कहा था? कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कौसानी ने अधिक मोहा है, लेखक से ऐसा किसने कहा था? तो उनके सहयोगी, शुक्ला जी ने, किसी ने नहीं, या पत्नी ने। तो देखो ये पैराग्राफ, इसका आंसर हो जाएगा जो सहयोगी, उनके सहयोगी का जब कौसानी वो चल रहे थे तो उससे पहले उनके सहयोगी ने कौसानी के बारे में थोड़ा सा बताया था। और पैराग्राफ में कहाँ पे दिया हुआ है? तो ये रहा, आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कौसानी ने अधिक मोहा है। ये पैराग्राफ में यहाँ पे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। नदी को कहाँ लपेटने की बात लेखक करते हैं? नदी को कहाँ लपेटने की बात लेखक करते हैं? गले में, कलाई में, किसी में नहीं, झोले में। आंसर हो जाएगा कलाई में। पैराग्राफ में कहाँ पे दिया हुआ है? तो ये रहा, मन में बेसाख्ता यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूं, ठीक है। तो ये यहाँ पे था, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, अपार सौंदर्य कहाँ बिखरा हुआ था? पीछे की घाटी में, डाक बंगला में, सामने की घाटी में, पहाड़ी में। आंसर हो जाएगा सामने की घाटी में, ठीक है। और इसका आंसर ही पैराग्राफ में कहाँ पे दिए हुए? तो ये रहा, कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। तो बेसिकली किसकी बात की जा रही है? सामने की घाटी की, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे मिला हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। कहाँ की घाटी बेहद सुंदर है? सोमेश्वर, विंध्याचल, कौसानी, रामेश्वर। चूंकि हम लोगों को ये पैराग्राफ में सोमेश्वर घाटी का वर्णन किया गया है तो हम लोग सोमेश्वर को टिक करेंगे। ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है? देखो, सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है, यानी जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है सोमेश्वर के बारे में यहाँ पे वर्णन किया जाएगा। लेकिन ये इसका जो आंसर का मेन पॉइंट है यहाँ पे है, कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। ये पैराग्राफ सोमेश्वर की घाटी में वर्णन कर रहा है और उसी का ये आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ से ये प्रश्न उठाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 की देखते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10, थकावट के बाद रास्ते का सुहावनापन लेखक को क्या बना रहा था? मोहित, तंद्रालस, उत्तेजक, विचारमय। तो थकावट के बाद रास्ते का सुहावनापन लेखक को तंद्रालस बना रहा था। पैराग्राफ में कहाँ पे दिया हुआ है? ये रहा आपके पैराग्राफ में, रास्ता सुहावना था और उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमें तंद्रालस बना रहा था। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 में देखो कहाँ पे, यानी ऊपर ही पैराग्राफ से, पहले ही पैराग्राफ से उठाया गया ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 इसलिए इस तरह से था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। घाटी के उस पार स्थित क्या है? तो ये भी क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा कि डायरेक्टली इस पैराग्राफ से नहीं है, ये इसका जो मेन पैराग्राफ होगा, मतलब मेन गद्यांश का पार्ट होगा, उसमें शायद ये वर्णन किया गया हो। डायरेक्टली इसमें नहीं है, लेकिन हम लोग अगर कौसानी को देखें तो उत्तराखंड में है और उत्तराखंड के आसपास एक नगाधिराज हिमालय, जो कि हिमालय है हम लोगों का, तो उसी के बारे में ये वर्णन हो सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे नगाधिराज हिमालय का आंसर कर देंगे, टिक करेंगे। सोमेश्वर घाटी की चूंकि वर्णन कर रहा है, लेकिन सोमेश्वर घाटी उस पार की बात कर रहा है, घाटी के उस पार। तो सोमेश्वर घाटी चूंकि उत्तराखंड में, उत्तराखंड के जस्ट बगल में ही, यानी उत्तराखंड में ही कहिए तो आपका हिमालय पर्वत की चोटियां हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है उस पर बिखरे बिल्कुल शिखर पर कौसानी बसा हुआ है। कौसानी शहर के बारे में मुख्य रूप से इस पैराग्राफ में वर्णन किया गया है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो नगाधिराज, चूंकि ये आंसर यहाँ पे देखो, ये ऑफिशियली आंसर यहाँ पे नगाधिराज हिमालय दिया गया है, तो इस तरह से हम लोग ऐसे ही देखेंगे। बहुत सारे लोग इसमें सोमेश्वर घाटी लगाए होंगे जो कि गलत हो जाएगा, तो ऐसा भी देखना होता है। इसलिए कई बार हो सकता है कि हमारे जो साथी हैं वो एमपी से हों और उन्होंने इस पैराग्राफ को, पूरे पैराग्राफ को अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा हो, क्लास 12th या 10th जिस भी क्लास से ये लिया गया है। गद्यांश, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लेखक के अधैर्य, असंतोष पर क्षोभ पर किसकी प्रतिक्रिया लेखक को पता नहीं चली? लेखक के अधैर्य, असंतोष और क्षोभ पर किसकी प्रतिक्रिया लेखक को पता नहीं चली? गांधी जी की, शुक्ला जी की, भारती जी की, या सभी की? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शुक्ला जी। उनके साथ ही शुक्ला जी थे जो कि उन्हीं के साथ उस बस में सवार थे
और कवि उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी, हमारी इन भावनाओं पर यह स्पष्ट नहीं हो पाई। ये रहा इस पैराग्राफ में, ठीक है, यहाँ से ये लोग पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन 13 में, लेखक को नदियों की आकृति कैसी लगी, लेखक को नदियों की आकृति कैसी लगी, सर्पाकार, जलेबी जैसी, बेले की लड़ियों सी, या फिर झरने जैसी। तो इसका आंसर हो जाएगा बेले की लड़ियों सी, ठीक है। और इसका पैराग्राफ में कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये रहा, पत्थरों की कतार और इधर उधर से आपस में उलझा जाने वाली बेले की लड़ियों सी नदियां। तो यहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। 13 का आंसर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। आसान क्वेश्चन है, लेखक ने अपना संशय किसके साथ व्यक्त किया, वर्मा जी, गांधी जी, शर्मा जी, शुक्ल जी। तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्ला जी, जो उनके साथ यात्रा कर रहे थे, उनके साथ वर्णन किया है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है इस पैराग्राफ में, हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे और ज्यों ज्यों कौसानी नजदीक आता गया त्यों त्यों अधैर्य, फिर असंतोष और अंत में क्षोभ हमारे चेहरे पे झलक आया। तो किससे वर्णन कर रहे हैं, संशय शुक्ला जी, उनके साथी जो उनके साथ ट्रेवल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कौसानी घाटी के निष्कलंक सौंदर्य को देखकर लेखक के मन में क्या ख्याल आया, इनमें से कोई नहीं, जी भर निहारने का, सौंदर्य पान करने का, जूते उतारकर पांव पोंछकर आगे बढ़ने का। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जूते उतारकर पांव पोंछकर आगे बढ़ने का। कहाँ पे दिया हुआ पैराग्राफ में, ये रहा, इतना सुकुमार, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक लगा कि इस धरती पर तो जूते उतारकर पांव पोंछकर आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से ये पैराग्राफ से यहाँ से लिया गया था सबसे नीचे से, और ये आपका क्वेश्चन नंबर था 15। यानी यहाँ से आप लोग 15 क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट किए इस पैराग्राफ में, और हमने देखा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे। 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहे हैं जो कि इनडायरेक्टली या फिर इस पैराग्राफ से डायरेक्टली बेस पे नहीं थे, बाकी सारे क्वेश्चन डायरेक्टली मिल गए। तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों को इस पैराग्राफ या अपठित गद्यांश पद्यांश को सॉल्व करना होता है और कहाँ पे गलतियां नहीं करनी होती है, जिससे क्योंकि एक मार्क भी आपको कई सारी रैंक पीछे कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ यानी पद्यांश की ओर चलते हैं। गद्यांश यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16, गद्यांश का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले इस पैराग्राफ को यहाँ पे पढ़ लेते हैं, इसके अर्थ को जान लेते हैं, उसके बाद यहाँ से आगे इसके क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। देखो ये पैराग्राफ जो है बादल गरजो, बादल यानी मेघ के बारे में वर्णन कर रहा है, बरसात करने के लिए, और वह किस प्रकार, ये छोटा सा एक पैराग्राफ है, किसी एक बड़े पद्यांश का एक पैराग्राफ है। देखते हैं इसमें क्या कवि बात कर रहा है। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर जो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। बादल गरजो, घेर घेर घोर घनघन, धाराधर जो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। ठीक है, तो ये पैराग्राफ का एक सेक्शन यहाँ पे हम लोग पढ़ लिया। सेकेंड सेक्शन की ओर चलते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो इस तरह से यहाँ पे कवि ने बादलों के गरजने बरसने और उनके उन्मुखता, उनकी सौंदर्यता के बारे में वर्णन कर रहे हैं इस पैराग्राफ में। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, काफी छोटा है इसलिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर जो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में, यानी बादलों में विद्युत छवि है, कवि नवजीवन वाले, नवजीवन उनके अंदर भरा है, उनके मन में कविता कवि जैसी भावनाएं हैं। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल सन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से भर शीतल कर दो बादल गरजो। तो ये आपका पैराग्राफ था, ठीक है, पद्यांश का पैराग्राफ। इसमें हम लोग इसी के अगले
15 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको देखो क्वेश्चन इसमें किस प्रकार से पूछा है। पहला क्वेश्चन है यानी 16 नंबर क्वेश्चन है। इस कविता का शीर्षक उत्साह क्यों है? इस कविता का शीर्षक उत्साह उमंग से क्यों रिलेट कर रहा है कवि? उपयुक्त सभी पहला ऑप्शन है। केवल वर्षा का हमारी संस्कृति में अहम स्थान है। केवल गर्मी से बेहाल लोगों को मानसून की प्रतीक्षा रहती है, या फिर केवल वर्षा पर हमारी खेती निर्भर रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इस पैराग्राफ को पढ़ के हम लोगों को केवल वर्षा का हमारी संस्कृति में अहम स्थान है इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। केवल गर्मी से बेहाल लोगों को मानसून की प्रतीक्षा रहती है और केवल वर्षा पर हमारी खेती निर्भर करती है। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इस पैराग्राफ में कहाँ पे दिया हुआ है। तो तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, यानी ये आपका जो सी ऑप्शन है, वर्षा पे खेती है। सी ऑप्शन है, केवल गर्मी से बेहाल लोगों को मानसून प्रतीक्षा रहती है, यहाँ पे मिला। और इसका कुछ ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इस पैराग्राफ से हम लोगों ने समझा और इसका आंसर हो जाएगा पहला ही उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। इस कविता में कवि बादलों से किस चीज का आह्वान करता है? जाने का, आने का, गरजने का, बरसने का। तो उसका आंसर हो जाएगा गरजने का। कवि यहाँ पे गरजने का, बरसने। देखो सबसे ऊपर भी दिया है बादल गरजो और लास्ट में भी ये दिया हुआ है बादल गरजो। कहाँ पे? तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, ठीक है। तो इस कविता में कवि बादलों से किस चीज का आह्वान करता है? गरजने का। क्वेश्चन नंबर 18। इस कविता में ऐसे कौन से दो शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? नाद सौंदर्य क्या होता है? तो नाद सौंदर्य बेसिकली जिस भी दृश्य में ध्वनि रूपी सौंदर्यता दिखाई दे वहां पे नाद सौंदर्य होता है। ध्वनि, चूंकि बादलों में जब बिजली कड़कती है तो वहां पे प्रकाश के साथ साथ ध्वनियां भी मौजूद होती है। तो ऐसे शब्द यहाँ पे इस पैराग्राफ में कहाँ पे कौन कौन से रखे गए हैं? ऑप्शंस में देखो, गरज गरज घन घोर, इनमें से कोई नहीं, बादल गरजे घोर, या फिर विद्युत छवि ब्रज वज्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4, विद्युत छवि और वज्र। विद्युत छवि से देखो पता चल रहा है कि वहां पे बिजली के कारण बिजली भी उत्पन्न हो रही है, साथ में प्रकाश, लाइट और ध्वनि दोनों है। और वज्र में भी कुछ ऐसा ही होता है उसमें, जब इंद्र देव का जो वज्र है बरसात के लिए जाना जाता है, बरसात करवाने के लिए, उनके वज्र से काफी बरसात हो सकती है। तो उसको भी वहां पे नाद सौंदर्य इस शब्दों से वर्णन होता है। यहाँ पे कविता में कहाँ पे दिया हुआ है? तो ये रहा, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले वज्र छिपा, ठीक है, नूतन कविता। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। कवि बादलों से किस चीज की रचना करने को कहता है? नई, किसी नई कविता की, किसी नए बादल की, किसी नए आकाश की, या फिर नई नदी की। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा किसी नई कविता की। पैराग्राफ में कहाँ पे दिया हुआ है? ये देखो, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। नूतन कविता के बारे में बात करें, नई कविता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्या दिया हुआ है देखो, कवि कहता है कि वे पूरे आसमान को घेर कर घोर गर्जना करें। तो ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? इनमें से कोई नहीं, यह कथन असत्य है, यह कथन सत्य है, या फिर यह कथन विपरीत है। तो उसका आंसर हो जाएगा यह कथन बिल्कुल सत्य है, पूरा सत्य है। पैराग्राफ में कहाँ पे दिया हुआ है? तो ये रहा आपका, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धर जो, ठीक है। तो घेर घेर घोर गगन, यानी घेर कर गर्जना करें, घोर घोर घेर कर घोर गर्जना करें, बहुत तेजी से गर्जना करें। तो ये कहाँ पे दिया हुआ? सबसे ऊपर, और यह कथन बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 21। बादलों से किसी नई कविता की रचना करने और उस रचना को सबको भर देने को कौन कह रहा है? किसान, मेघ, कवि, बच्चे। तो यहाँ पे कवि होगा, ठीक है। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पे पैराग्राफ में कहाँ पे दिए हुए देखो, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, ठीक है, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। तो कवि नवजीवन वाले, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है? काले काले घुंघराले बादलों में किसकी कल्पना समाई हुई है? किसी युवती की, किसी बालक की, किसी देवी की, किसी नायिका की।
तो इसका आंसर हो जाएगा किसी बालक रूपी कल्पना को वहां पे समेटे हुए बादल घुंघराले बादल हैं। कहाँ पे दिया हुआ है पैराग्राफ में? सबसे ऊपर दिया हुआ है, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। बाल कल्पना के से पाले, बाल कल्पना रूपी काले घुंघराले बादलों को, घुंघराले बालों को पाल रखे हैं, बड़ा कर रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन से क्या तात्पर्य है? कई दिशाओं से बादल घिरा है, इनमें से कोई नहीं, अजनबी कोई गया, अज्ञात दिशा कोई आया। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई, कई दिशाओं से बादल घिरा है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, बहुत सारे बादलों का एक समूह अज्ञात दिशा से आया है। ये देखो यहाँ पे है पैराग्राफ में, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। किसके हृदय में किसी कवि की तरह असीम ऊर्जा भरी हुई है? कवि के, किसान के, पाठक के या बादल के? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बादल के। पैराग्राफ में कहाँ पे दिया हुआ है? सबसे ऊपर देखो, बादल गरजो घेर घोर खगन, धाराधर जो ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। तो यहाँ से हम लोगों को असीम ऊर्जा की बात बादलों के कर रहा है। पैराग्राफ ही हम लोगों का बादलों से संबंधित है, तो इसके आंसर को जेन्युइन तरीके से हम लोग लगाएंगे तो भी बादल को ही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, दृश्य में यदि ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो तो वह क्या कहलाता है? दृश्य में यदि ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो तो वह क्या कहलाता है? पिछले क्वेश्चन में हमने देखा ध्वनिनाद पूछा था, इस पैराग्राफ में ध्वनिनाद वाले शब्द कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे पैराग्राफ में हमने देखा था ये शब्द आपके ध्वनिनाद से रिलेटेड है, जैसे विद्युत छवि, विद्युत रूपी छवि, और वज्र, वज्र भी उसी से रिलेट करता है। तो उसको देखो डिफिनीशन के साथ फिर से पूछ लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा नाद सौंदर्य। दृश्य में यदि ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो तो वह क्या कहलाता है? नाद सौंदर्य। नाद सौंदर्य से क्वेश्चन पूछा था, यानी दोनों परिभाषा के साथ उदाहरण दो क्वेश्चन पूछ लिया है। कितना आसान क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कोई अनगढ़ बालक, कोई अनजान दिशा से आया पथिक, या फिर कोई नवीन रचना, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कोई अनगढ़ बालक भी, कोई अनजान दिशा से आया पथिक भी, और नवीन रचना भी। ठीक है, ये देखो, आए अज्ञात दिशा के अनंत से घन। ठीक है, और यहाँ भी बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। इस तरह से हमने देखा 26 का आंसर डी हो जाएगा, 4 ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा शब्द उत्साह का पर्यायवाची नहीं? अब देखो ये पैराग्राफ से थोड़ा सा ग्रामेटिकल की ओर मुड़े हैं यहाँ पे, और ये ग्रामर का क्वेश्चन है। आपको बताना है यहाँ पे उत्साह का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? उमंग, आवेग, जोश। देखो उमंग भी पर्यायवाची है, आवेग भी पर्यायवाची है, और जोश। जबकि आपका क्रोध जो है ये उत्साह का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, यह उत्साह का विलोमार्थक शब्द होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? क्योंकि केवल रिमझिम या फुहार से काम नहीं चलेगा, पानी की जरूरत ही नहीं है, गरजने की आवश्यकता है, गरजना जरूरी है, बरसना नहीं। इन चारों ऑप्शनों में इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि केवल रिमझिम या फुहार से काम नहीं चलेगा, क्योंकि धरती तप्त है, गर्म है बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे बरसात की सख्त जरूरत है, तो थोड़े बड़े फुहार से काम नहीं चलने वाला है। इसलिए कवि कहता है, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इस तरह से इस पैराग्राफ से ये क्वेश्चन पूछा था आपका 28। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। कवि की बादलों की रचना में क्या देखता है? कवि बादलों की रचना में क्या देखता है? तो ऑप्शंस हैं, एक सरलता, एक मधुरता, एक तरलता, एक नवीनता। इसका आंसर हो जाएगा एक नवीनता, एक नयापन देखता है कवि। बादलों की रचना में एक नयापन देखता है। पैराग्राफ में कहाँ पे दिया हुआ है? ये देखो, विद्युत छवि उर में, बादलों में कैसी छवि है? विद्युत छवि है। कवि कवि जैसा उनका स्वभाव है, नवजीवन वाले, नया जीवन के रूप में है, नवजीवन, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। ठीक है, तो यही पूछ रहा है यहाँ पे, कवि की बादलों की रचना में क्या देखता है? तो एक नवीनता, एक नयापन, एक बालपन, एक अल्हड़पन।
क्वेश्चन नंबर 30 देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये आपके पद्यांश के। विश्व के निदाघ के सकल जन किसे कहा गया है? इनमें से किसी को नहीं, बारिश से बेहाल लोगों को, सर्दी से बेहाल लोगों को, या फिर गर्मी से बेहाल लोगों को। तो इसका आंसर हो जाएगा गर्मी से बेहाल लोगों को। ठीक है, पैराग्राफ में कहाँ पे दिया हुआ है ये देखो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा के से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजे। ठीक है, यानी विश्व के निदाघ के सकल जन किसे कहा गया है? जो विकल विकल उन्मन उन्मन थे, विश्व के निदाघ के सकल जन। ठीक है, गर्मी से जो बेहाल थे। इस तरह से हमने देखा कि आपका ये पद्यांश में किस तरह से आपके 15 क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए थे। साथ ही इससे पहले हम लोगों ने 15 क्वेश्चन आपके पद्यांश और गद्यांश दोनों के कंप्लीट किए हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट बॉक्स में बताना किस प्रकार से और इसमें इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या सुधार किया जा सकता है, या फिर कहाँ पे आपको प्रॉब्लम जा रही है, उसको हम लोग कमेंट से देख लेंगे। ठीक है।